अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मज़हर ख़ान और आप देख रहे हैं मिलेट टाइम्स। आज एक इशू पे बात करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर महमूद मदनी जो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पूरे मुस्लिम समुदाय, पूरे मुस्लिम समाज में उनके उस बयान को लेकर काफ़ी नाराज़गी है जो उन्होंने एक टीवी चैनल पर बैठ के इंटरव्यू के दौरान कहा है। उन्होंने कहा है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की जो राजनीति है उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उससे असहमति जताई है और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ओवैसी को हैदराबाद तक सीमित रहना चाहिए। मदनी साहब से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ हर किसी को अपनी बात कहने का हक है और इसके अंदर अगर हिंदुस्तान में तमाम पार्टी जो हैं वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, एसपी हो, टीडीपी हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकती है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव में या कहीं भी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकती है। हमेशा असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बात कही जाती है, कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है या उनको बीजेपी की बी टीम बनाने के लिए जो है कवायद शुरू की जाती है और इस बात को लेकर लगातार एलिगेशन होती है। इसके पीछे अगर किसी से वजह पूछो तो वो यही वजह बताता है कि ओवैसी लगातार जिस तरह से बात करते हैं, स्पष्ट रूप से मुखर होकर बात रखते हैं, उनके पीछे आज तक कोई सीबीआई नहीं लगी है, उनके पीछे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके घर पर कोई बुलडोजर नहीं गया है, उनको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। इसके पीछे ये तमाम चीज़ें जो है वो लॉजिक जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जितने भी समुदाय, हर कम्युनिटी का अपना एक नेता है, हर किसी का अपना एक रहबर है। अगर किसी का रहबर नहीं है तो मुसलमानों का रहबर नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी अगर आवाज़ उठाते हैं तो हम में से ही कुछ लोग आगे आकर उनको ये बात बोल देते हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। आखिर ये क्यों कहा जाता है? जिस सीट से उनके कैंडिडेट लड़ते हैं, उनके जीतने के बाद भी उनके कैंडिडेट दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जो वहाँ की आवाम उनको वोट दे के जिताती है वो भी कहीं ना कहीं उससे खफा होती है। ऐसी वीडियोज़ आपने बहुत देखी होंगी। हमने ओवैसी साहब का एक किस्सा सुना था जब उनसे किसी ने पूछा था कि आप जो है वो बीजेपी के लिए काम करते हैं या आपकी जो भाषण है, जो आपकी बातें, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता है। तो ये बात मैंने सुनी है, इसमें कितनी सच्चाई है मैंने ये किसी वीडियो में तो नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर खड़े होकर कसम खा सकता हूं और एक ईमान वाले के लिए अगर कोई ये बात कह रहा है कि हुजूर के कदमों में, हुजूर के रोज़ा अनवर पर अगर कोई ये कसम खाने के लिए तैयार है कि वो बीजेपी के लिए काम नहीं करता है, तो इससे ज़्यादा यकीन की बात पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ और हो नहीं सकती है। अगर मुसलमानों की समस्याओं की, मुद्दों की बात आती है तो हर जगह एक ही मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ मिलता है, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर जब एक बिल पास होने जा रहा था तो उस पर खड़े होकर बात किसने की? असदुद्दीन ओवैसी ने की। उसके क्या क्या नुकसानात हैं वो असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाए। तमाम मीडिया पे, बड़े बड़े मीडिया चैनल पे जहां पर बड़े बड़े दानिश्वर पत्रकार होते हैं और क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको इतनी अक्ल सलीम अता की है कि वो उन तमाम सवालों के जो है वो बहुत शानदार तरीके से जवाब देते हैं। बड़ा बड़ा पत्रकार उनके सामने जब बैठता है तो बहुत तैयारी करके बैठता है, क्योंकि ओवैसी साहब जब जवाब देते हैं तो उसका तथ्य होता है। और जो भी कोई कानून आने वाला होता है, क्योंकि उनको बैरिस्टर कहा जाता है, बैरिस्टर का पहले मतलब समझना होगा, तब जाके आप समझ सकते हैं कि बैरिस्टर किसको कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिस चीज़ के जो नुकसान होते हैं वो बताते हैं, जो फायदा होता है वो बताते हैं। और अगर बीजेपी की विचारधारा से उनकी विचारधारा नहीं मिलती है तो इसमें क्या नुकसान है? महमूद मदनी ने अपनी पूरी तमाम जिंदगी में क्या कुछ कहा है वो बता दें। अब एनआरसी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए, तो शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था एनआरसी, जिसमें लोगों ने अपने बहुत सारे दिन लगाए थे, एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट, हिंदुस्तान की इतिहास में आज तक शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को याद किया जाता है और आने वाले टाइम में भी याद किया जाएगा। प्रोटेस्ट का जो हक होता है वो मैं बता दूं, पूरे इसका एक हक है, प्रोटेस्ट कर सकता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसके लिए आवाज उठा सकते हो। तो एनआरसी, सीएए और एनआरसी की जब बात होती है तो संसद में असदुद्दीन ओवैसी ऐसे करके उस कागज को फाड़ देते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी है जो नामूस रिसालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। तो उन्हीं की पार्टी के एक पूर्व सांसद इम्तियाज जलील एक इतना बड़ा मार्च निकाल देते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज देता है कि अगर मुसलमान चाहें तो कहीं भी इकट्ठा होकर किसी भी वक्त अपनी बात को मनवाने के लिए दमखम रख सकते हैं। यह असदुद्दीन ओवैसी है कि जब बच्चे पैदा करने को लेकर बात होती है, बहुत ज्यादा बच्चों की बात होती है, तो वो गिना देते हैं कि मोदी जी के 6 भाई हैं, अमित शाह के 7 भाई हैं, ये 7 बहनें हैं। ये तमाम चीजें जो हैं ये स्पष्ट रूप से असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो आगे रखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी का प्रवक्ता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे दिमाग को, हमारे जहन को, हमारे दिल को बात ठीक लगती है, असदुद्दीन ओवैसी भी वही बात करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही दोगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर हो रही है, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। यह असदुद्दीन ओवैसी साहब पे बिल्कुल फिट बैठता है। एक और शेर है कि न हम सफर न हम नशी से निकलेगा,
न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का या हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी की जहां तक अगर हम बात करते हैं तो हर मसले पे, हर मुद्दे पे जब भी हम देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मुखर होकर संजौली की मस्जिद से लेकर अवैध बताकर मस्जिदों को तोड़ने को लेकर हो, बुलडोजर को लेकर हो, या किसी इसमें चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कमजोर जिसको पीटा जाता है या किसी के साथ लिंचिंग की जाती है, या फिर हरियाणा का लिंचिंग केस हो, रुड़की का लिंचिंग केस हो, उत्तराखंड का हो, कहीं का भी कोई भी केस हो, अगर कोई खड़ा होता है और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी होते हैं। बिल्किस बानो का केस होता है तो असदुद्दीन ओवैसी की आवाज सबसे पहले आती है। बाबरी मस्जिद का केस होता है तो असदुद्दीन ओवैसी की आवाज सबसे पहले आती है कि वो उनकी राजनीति से 100% इत्तेफाक नहीं रखते। उनकी अपनी विचारधारा है, वो बिल्कुल कह सकते हैं, उनकी अपनी एक विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा के तहत बात कर सकते हैं। लेकिन सीए एनआरसी को लेकर जब बात होती है तो सीए एनआरसी पूरे हिंदुस्तान में, तो सर क्या ही फायदा था आप एक बार शाहीन बाग आते, जो मुसलमान बैठे तो उनको समझाते, उनसे कहते चले जाइए, क्योंकि आप भी बीजेपी की। आखिर आप किसकी जबान बोल रहे हैं, किसकी जबान बोलकर किन लोगों को आप खुश करना चाहते हैं? मैं तो कैमरे पे ऑन कैमरा स्पष्ट नहीं बोल सकता हूं, साफ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जब वीडियो के कमेंट्स में जाके पढ़ो तो आपको भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं मन्नी साहब, क्योंकि आपका जो बयान है कहीं ना कहीं इसने पूरी जो एक मुसलमानों का जो मुस्लिम समुदाय है उसको कहीं ना कहीं झंझोड़ के रख दिया है। अब ये पूरी जो मुस्लिम कौम है, जो हिंदुस्तान में मुस्लिम वोटर हैं, जो वोट करते हैं, ये उन लोगों को सोचने वाली बात है कि उनके हक की, उनकी समस्याओं की, उनकी उलझनों की अगर किसी को फिक्र है तो वो कौन नेता है और उनके हक के लिए कौन आवाज बुलंद करने वाला है। इतनी आवाज बुलंद करने के बाद, इतने मुसलमानों के मुद्दे उठाने के बाद भी अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट नहीं मिलती है तो फिर ये सो कॉल्ड जो पार्टीज होती हैं, जो सेकुलर बनती हैं, जो मुसलमानों के वोटों को लेने के चक्कर में लेकिन मुसलमानों के किसी भी मुद्दे पर, किसी मसले पर आवाज नहीं उठाती, ये कहां है? ये खाली क्या जुम्मनों से दरियां बिछाने का काम करवाती हैं। सारे जुम्मन जो है वो भैया जी के साथ फोटो खिंचवा के खुश रहते हैं या मोहब्बत की दुकान के साथ खड़े होकर वहां मोहब्बत बांटने के लिए खुश रहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और लगातार जो है बलगलाया जाता है। लेकिन जब अपना एक रहबर, अपना एक नेता सामने आके खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उसे यह कह के दरकिनार कर दिया जाता है कि ये बीजेपी का एजेंट है, इसको कोई कुछ इसलिए नहीं कहता है क्योंकि ये बीजेपी का काम करता है। अगर वो कोई आवाज उठाता है तो तमाम हिंदू समुदाय में जो यहाँ बहुसंख्यक लोग हैं, जो मेजोरिटी में है, उनको भी ऐसा लगता है उनके भाषण से कहीं ना कहीं अगर मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, मुसलमानों को नुकसान की बात नहीं है, उनके भाषण जो मुसलमानों के हक में देते हैं तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा होता है, ये बात मानी जा सकती है। क्योंकि वो अगर उसको उग्रवादी उनका जो बयान किया जाए या इस तरह की उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो मुझे और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये बात खूब साफ तौर से जाहिर होती है कि असदुद्दीन ओवैसी जो कुछ बोल रहा है या जो कुछ बोल रहे हैं वो एक एक बात सच है। तो मदनी साहब ने जो कुछ उस टीवी चैनल पर बैठ के इंटरव्यू दिया है, मुझे तो नहीं लगता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे फिर वो देवबंद से लेकर हिंदुस्तान के कोई भी किसी भी कोने में कोई भी मदरसा हो या कोई सी भी जमात हो, वो उनके उस स्टेटमेंट से जो है वो इत्तफाक रखती होगी। क्योंकि आज जहां ओवैसी जब महाराज जाते हैं तो वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जब बात होती है तो वो अपनी बात को पत्रकारों के सामने नोक झोंक के साथ उनको समझाते हैं, उन तक वो डायलॉग डिलीवर करते हैं। और जो एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके साथ मिलकर, चाहे फिर वो क्यूआर कोड साझा करने के बाद वो तमाम जितने भी 5 करोड़ से ज्यादा मेल आए थे उसमें अहम योगदान निभाने की बात होती है तो असदुद्दीन ओवैसी होते हैं। जेपीसी की जो एक टीम बनाई जाती है वहां खड़े होकर अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पे बोलने की बात होती है तो असदुद्दीन ओवैसी ही नजर आते हैं। तो क्या जो कुछ ये महमूद मदनी ने कहा है, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा है, ये पहली बार उनका चेहरा जो है बेनकाब नहीं हुआ है। आज महमूद मदनी का पहली बार चेहरा बेनकाब नहीं हुआ है। वो इस तरह के जो डायलॉग हैं वो देते रहते हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और बड़े खुले मन से टेक लगाकर एक ही बात कह रहे हैं कि मैं उनकी जो राजनीति उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं और उनको हैदराबाद तक सीमित रहना चाहिए। तो मदनी साहब ये आपकी विचारधारा होगी, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबको मन की बात, अगर यहाँ पर किसी को मन की बात करने का हक है तो यहाँ चुनाव लड़ने का भी हक है। राइट टू इक्वलिटी है, यहाँ फंडामेंटल राइट्स है। हिंदुस्तान जो है संविधान और कानून से चलता है और यहाँ पर सबको अपनी बात रखने का हक है, सब अपनी बात रख सकते हैं। आप असद साहब की विचारधारा से इत्तेफाक ना रखते हो, असद साहब आपकी विचारधारा से इत्तेफाक ना रखते हो, ये एक अलग का मैटर है। लेकिन कम से कम आपको बयान देने से पहले पूरी उम्मत के बारे में, जो पूरी मुस्लिम समुदाय हिंदुस्तान का, उसके बारे में सोचना चाहिए था। जब जाकर कोई ना कोई आपको एक ऐसा स्टेटमेंट कोट करना चाहिए था। अब असद साहब का क्या क्राइटेरिया है, क्या उनकी राजनीतिक सफर है या वो क्या चाहते हैं, ये अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो असदुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी मुसलमानों के लिए करते हैं, दलितों के लिए करते हैं, पिछड़ों के लिए करते हैं और जो कमजोर होता है उसके लिए आवाज उठाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में जहां कोई मसला होता है वहां असदुद्दीन ओवैसी की आवाज
जरूर बुलंद होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो पे कमेंट्स करके अपनी राय जरूर कायम करें कि क्या आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो कुछ मौलाना महमूद मदनी ने कहा है, जो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, उस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं और आप भी यही सोचते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एज ए बीजेपी पार्टी के जो है वो सपोर्ट करते हैं, या वो बी टीम है, या उनसे बीजेपी की जो टीम है, बीजेपी की पार्टी है, उसको कहीं ना कहीं फायदा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पे कमेंट्स करके मैं फिर कह रहा हूं अपनी राय जरूर कायम करें। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।